गुड मॉर्निंग। मैं ज्योत्सना शर्मा आज आप लोगों से बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के प्लांट फिजियोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के एक पार्ट के बारे में बात करूँगी। पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स एंड एसेंट ऑफ सैप के बारे में। अभी हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि मिट्टी में से ही प्लांट्स अपना फूड मटेरियल लेते हैं। उसमें वाटर और मिनरल्स दो चीज़ें होती हैं। अब मिट्टी में जो पानी होता है उसको हम पूरा टोटल जो पानी मिला करके हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं होलार्ड। और ये होलार्ड में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मिट्टी में जितना भी पानी अवेलेबल है वो सारा का सारा जो है पौधों को मिल जाएगा। उसमें से कुछ टाइप्स ही होते हैं जो कि मिलते हैं। जब बारिश होती है, अभी मौसम है बारिश का, तो आप देखेंगे जो भी पानी, बहुत सारा बारिश का पानी होता है वो मिट्टी की सतह से बह करके चला जाता है वाटर बॉडीज़ में। नदी में चला जाएगा, तालाब में चला जाएगा। इस तरह का जो पानी होता है जो सरफेस पे से बह जाता है वो पानी पौधों को नहीं मिल पाता। फिर जब ये पानी निकल जाता है बहने के बाद में तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है। अगर 2-4 घंटे बाद में आप उसको देखेंगे मिट्टी को तो वो आपको इतनी गीली नहीं लगेगी। तो वो जब बहुत सारा पानी था वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से मिट्टी में नीचे चला जाता है। ठीक है, इस पानी को हम बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से पानी नीचे जाता है तो इसको बोलते हैं गुरुत्वीय जल या ग्रेविटेशनल वाटर। और ये पानी क्योंकि नीचे चला जाता है तो प्लांट रूट्स को अवेलेबल नहीं होता, पौधे इसको एब्जॉर्ब नहीं करते। तीसरे प्रकार का जो जल होता है वो होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी सतह के ऊपर एक पतली सी परत के रूप में रहता है। या बहुत फाइन स्पेसेस जो होते हैं, बारीक बारीक जो खाली जगह होती है मिट्टी के कणों के बीच में, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी स्पेस या केशिकीय रंध्र। ठीक है, उनके बीच में जो पानी होता है ये पानी को केशिका जल बोलते हैं या कैपिलरी वाटर बोलते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो ये कैपिलरी वाटर ही पौधों को एब्जॉर्प्शन के लिए मिल पाता है। चौथी कैटेगरी जो होती है वो होती है हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रताग्राही जल। ये जो भी सॉइल पार्टिकल्स में जो छोटे फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक, जिनको हम बोलते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स या कोलॉइडल कण, उनके द्वारा कोहेसिव फोर्स के द्वारा उन पार्टिकल्स से जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो फोर्स होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए पानी जो है उन कणों से अलग नहीं होता और पौधों को नहीं मिलता है। चौथा प्रकार का जो वाटर होता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल वाटर या रासायनिक जल। ये जो है, क्योंकि वाटर में आप देखेंगे सॉल्ट्स भी होते हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, तो वो जो सॉल्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, इसके जो सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ में जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स, कभी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स या 3 वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह उनके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो वाटर है ये भी पौधों को अवेलेबल नहीं होता है। ठीक, अब हम देखें कि ये तो वो कि कौन सा वाटर अवेलेबल होगा, दैट मीन्स सिर्फ केशिका जल जो है वो ही पौधों को उपलब्ध होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। और कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है, सब हम जानते हैं कि पौधों में जो जड़ें होती हैं वो पानी का अवशोषण करती हैं, लवणों का अवशोषण करती हैं। पर उसमें भी जो मेन टिप का पार्ट होता है, रूट का, मूल का, वो हिस्सा जो है वो पानी के एब्जॉर्प्शन में, लवण के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें रूट टिप का सेक्शन दिखाया गया है आगे शुरू के पोर्शन का। तो उसमें शुरू में आप देखेंगे रूट कैप है, जो कि रूट, जो बढ़ती हुई रूट होती है, जड़ होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद में फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है जहाँ पर कि सेल डिवीजन होता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे सेल डिवीजन के रीजन को। फिर डिफ्रेंसिएशन होता है, तो वो डिफ्रेंसिएशन के बाद में कुछ ऐसा एरिया है, इलोंगेशन जोन होता है। फिर उसके बाद में रूट हेयर जोन कहलाता है। ये रूट हेयर जोन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वहाँ से। और रूट एब्जॉर्प्शन के पास में, इसमें जहाँ पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट हेयर जोन है। उसके जस्ट पास में जो रीजन है जहाँ पर कि रूट हेयर नहीं दिख रहे हैं आपको, वो वहाँ पर पानी का जो अपटेक है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन वहाँ पर सॉल्यूट्स, जो मिनरल्स वगैरह है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। तो इस तरह से रूट टिप के जस्ट थोड़ा से पीछे के हिस्से में जहाँ पर बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि मेथड क्या है, किस तरह से पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है, क्या क्रियाविधि है।
तो मोटे तौर पर हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक कहलाता है सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा कहलाता है निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर एक्टिव पैसिव जो है इसमें इस मायने में लिया गया है कि इसमें जो रूट हेयर है उनका रोल कितना है, किस तरह से रोल है। इसको आप एटीपी के हिसाब से ना देखें। तो जो एक्टिव उसमें है उसमें रूट हेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, उसको हम सक्रिय एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली परासरण के माध्यम से जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। और अब ये जो एब्जॉर्प्शन है इसमें एक तो हुआ ऑस्मोटिक मैकेनिज्म जिसमें कि परासरण के माध्यम से हुआ, दूसरा होता है अपरासरणी सक्रिय एब्जॉर्प्शन जिसके अंदर के ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के बिना एब्जॉर्प्शन होता है। दोनों में फ़र्क क्या है इसमें देखेंगे तो जो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म है जिसमें परासरण के माध्यम से एब्जॉर्प्शन होता है उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, सिर्फ ऑस्मोसिस होता है, उसके माध्यम से ये होता है। और ये जो एब्जॉर्प्शन होगा वो सांद्रता प्रवणता या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होगा। दैट मीन्स जिधर पानी ज़्यादा है उधर से पानी कम जिधर है उस तरफ उसकी मूवमेंट होगी एब्जॉर्प्शन के द्वारा, ठीक है। ये सबसे पहले जो इन्होंने मैकेनिज्म दिया था डुट्रोचैट ने 1837 में ये मैकेनिज्म दिया था। उसके बाद में ओस्प्रिंग और ब्लूम ने इसको डेवलप किया, इसके बारे में बताया। और उन्होंने मेनली ये बताया कि जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो सक्शन प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स जिधर कॉन्सेंट्रेशन पानी की कम है उस तरफ पानी जाएगा, कहाँ से, जिधर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से, ठीक है। तो सेल सेप का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो लगभग 2 से 8 एटमॉस्फेयर्स के लगभग होता है, जबकि पानी जो मिट्टी में होता है क्योंकि वो खुला है तो उसका वाटर पोटेंशियल या एब्जॉर्प्शन जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो वाटर पोटेंशियल सेल का जो है मिट्टी के जब पानी से कम है, इसलिए पानी सॉइल वाटर या सॉइल सोल्यूशन से सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसीजर है, इसलिए इसको परासरणी प्रक्रम या ऑस्मोटिक मैकेनिज्म कहते हैं। दूसरा टाइप जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत, मतलब सांद्रता प्रवणता मीन्स अगर पानी बाहर कम है और प्लांट में ज़्यादा है, मिट्टी में कम है, तभी भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये होता है, इसमें एटीपी यूज़ होते हैं। मूल रोम में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है पानी की वो मृदा जल से कम होती है पानी की, तभी भी ये हो सकता है। इसके लिए जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी एब्जॉर्प्शन रेस्पिरेशन से जो एटीपी बनते हैं वो इसमें यूटिलाइज होते हैं। और थिमेन ने 1951 में इसको बेसिकली दिया, उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने इसको और एडवांस किया, इसके बारे में बताया, ठीक है। तो जितने भी एब्जॉर्प्शन को जो कारक प्रभावित करेंगे वो सारे के सारे कारक इनको भी प्रभावित करेंगे। अब ऑस्मोटिक, ये दोनों में डिफरेंस आपको बताया। अब परासरणी प्रक्रिया को हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ये यहाँ पर अगर आप रूट का सेक्शन हम देखें तो रूट में सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसमें से रूट हेयर निकलता है, और उसके बाद में पास में उनके कॉर्टेक्स रीजन में पतली कोशिकाएं होती हैं, थिन वॉल्ड सेल्स। तो मूल रोम से पानी एक कोशिका से दूसरे कोशिका में होता हुआ कॉर्टेक्स में से लेकर के एंडोडर्मिस तक जाता है और पेरिसाइकल तक पहुंचता है, अंतःस्थ और परिरम तक। उसके बाद में पेरिसाइकल से वो जाइलम में, पेरिसाइकल में थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं तो उनमें उन सेल्स के माध्यम से वो जाइलम में पहुंचता है, और फिर जाइलम से ऊपर जो प्लांट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स और पत्तियाँ, वहाँ तक इसको पहुँचाया जाता है, ठीक। निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में इसमें क्या है, मूल रोम का बेसिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या रूट का नहीं है। यहाँ पर एक तरह से जो ट्रांसपिरेशन होता है वाष्पोत्सर्जन, आप जानते हैं पत्तियाँ जो होती हैं प्लांट्स की वो खुली सरफेस होती है, वहाँ पर रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और वो स्टोमेटा गैशियस एक्सचेंज के लिए, गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होने के लिए वो खुले रहते हैं। तो उन रंध्रों से या जो स्टोमेटा होते हैं उनसे ट्रांसपिरेशन होता है या वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जब वाष्पोत्सर्जन की जो रेट होती है वो काफ़ी बढ़ती है तो उस समय पर एक पुल या खिंचाव
क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर एक तरह से वो सिर्फ जो ये रूट का जो सिस्टम होता है वो एक चैनल का काम करता है, इसमें इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जल के मूल की सजीव कोशिका में टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, वाटर का जो तेज़ी से जब वो चलते हैं तो सॉल्यूट से इसमें हट जाते हैं, और जो ये उसके ऊपर एक्टिव एब्जॉर्प्शन पर निर्भर करता है। तो एक्टिव जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जो प्रेशर पड़ता है या सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जिसको हम चूषण बल बोलते हैं हिंदी में, वो लीव्स में उत्पन्न होता है और उसका खिंचाव इतना ज़्यादा होता है कि वो रूट तक पहुंचता है और पानी खींच लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये पानी उसमें ऊपर जाता है। तो जब वो पानी खिंचता है तो रूट सेल्स के अंदर एक डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं, वो क्रिएट होता है। इसकी वजह से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। और क्योंकि रूट सेल एक माध्यम का काम करते हैं, यहाँ पर खिंचाव जो एक्चुअल जो उसका फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो पत्तियों में डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं निष्क्रिय अवशोषण। इसमें 98% जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा होता है, और इस तरह से इसमें से जाता है। ठीक है, रूट में ये आप नीचे इसमें चित्र देख रहे हैं जिसमें कि ये पानी का पैसेज बताया गया, किस तरह से पानी इसमें से हो करके गुजरता है। अब रूट में जो वाटर का मूवमेंट होता है, इसमें दो तरह के रीजन होते हैं, क्षेत्र होते हैं। एक कहलाता है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट का रीजन जो होता है उसमें मेनली सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस आते हैं, और उनके थ्रू उसमें शामिल होता है। एंडोडर्मिस में भी सबेरेंट थिकनिंग्स होती हैं, वो जलरोधी होती हैं। उसमें से सिम्प्लास्ट होता है। सिम्प्लास्ट में लिविंग जो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है वो पार्ट माना जाता है। तो दोनों के थ्रू ये इनका एब्जॉर्प्शन होता है। मेनली मोटे तौर पर माना जाता है कि एपोप्लास्ट के माध्यम से होता है ये। फैक्टर्स कौन कौन से वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? सॉइल टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर एटीपी इन्वॉल्व कहीं पर होता है तो जब मिट्टी के टेम्परेचर बढ़ेगा तो हल्का टेम्परेचर बढ़ने के साथ में एब्जॉर्प्शन की जो रेट होती है वो भी बढ़ जाती है। फिर अगर लो टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर अगर परमिएबिलिटी कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे कम होगा तो परमिएबिलिटी भी मेम्ब्रेन की कम होगी, विस्कोसिटी वाटर सॉल्यूशन की बढ़ जाएगी, ग्रोथ भी कम होती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन भी जो है वो कम होता है। मिट्टी में अगर एरिएशन कम है, हवा की मात्रा बहुत कम है, तब भी एब्जॉर्प्शन जो है वो रेस्पिरेशन रेट जो है कम रहता है। मतलब प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए। अगर वाटर में लॉगिंग हो गया है, पानी ज़्यादा है, मिट्टी में एयर कम है, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो रेट कम हो जाती है। ठीक है, और सॉइल सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अगर सॉइल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सॉइल का ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होने के कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं।